अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता बहुत मुश्किल टॉपिक है भी और लोगों को लगता भी है। इस मुश्किल टॉपिक को कैसे आसान बनाना है, आपके दिल, दिमाग, आत्मा सबके अंदर मैं प्रोबेबिलिटी उतार दूंगा। एक एक चीज जड़ के लाया हूं, जड़ के समझाऊंगा क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है इवेंट, क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सब कुछ सैंपल स्पेस से लेकर के पूरी प्रोबेबिलिटी की कहानी, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, सारी इवेंट, सब कुछ बहुत सना सना पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि अभिनय में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आज तक की सबसे सिंपल और धीमी क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आसान बिल्कुल भी नहीं है। और ये मान लो कि लास्ट मेंस में भी 2 सवाल आए थे, इस बार भी मेंस में ज्यादा सवाल आने की उम्मीद है, यानी 2 तो आएंगे ही आएंगे, एक भी आ सकता है, बट ये मान लो कि ये नंबर 6 फ्री के हैं। आज की क्लास में होगी बेसिक प्रोबेबिलिटी। पहले हम एक क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म करते थे, आज की क्लास में हम करेंगे 30 सवाल। और कल भी होगी, वो होगी एडवांस प्रोबेबिलिटी, उसमें हम 30 से भी ज्यादा सवाल करेंगे और मुश्किल सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। उससे पहले कि मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ताकि बार बार आप बीच में कुछ भी ना पूछें, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एसएससी सीजीएल मेंस स्पेशल बैच, जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ कर सकते हैं। आज मेरी मेंस बैच में पहली क्लास है जो मैं प्रोबेबिलिटी से शुरू कर रहा हूं। अगला टॉपिक एक बड़ा टॉपिक होगा एलजेब्रा, 2 टॉपिक पैरेलली चलेंगे, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तक। तो आज मेरी क्लास है, कल भी मेरी क्लास होगी। अगर आप इस मेंस बैच के अंदर आना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी बैच नहीं करना चाहते लेकिन आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, वो भी फ्री, तो अभिनय मैथ्स ऐप पे कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल है। आप 30 टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं मेंस की, जो कि मैंने बनाई है, तो आप ये 30 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ये अवेलेबल है अभिनय मैथ्स ऐप पे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा प्री की तैयारी फिर से करना चाहता है और गणित सीखना चाहता है मुझसे 0 से टॉप लेवल तक, तो वो इस A to Z क्वांट बैच में आ सकता है। तभी क्लासेस की जो फीस है वो भी बहुत कम कर दी गई है, ऑलमोस्ट आधी कर दी गई है। आप ये लाइव 40 कोड लगा सकते हैं और आपकी फीस एकदम आधी हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रायिकता। मैम आप जानती हैं प्रायिकता बहुत अलग टॉपिक है, एक एक चीज बहुत सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, चाहे कम सवाल हो लेकिन समझ में हर एक बच्चे को आना चाहिए। क्या है प्रोबेबिलिटी? रिचा आप जानती हैं? आप कुछ नहीं जानते हैं सिवाय आई लव यू, आई मिस यू, आई हेट यू। आई हेट यू तो आप ज्यादा जानती हैं, मुझे मालूम है आपके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार हैं सब? सबने कॉपी पेन उठा लिया है? प्लीज कॉपी पेन उठा लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, कॉपी पेन उठा लीजिए। अच्छा, जो बच्चे बाकी और भी किसी हेल्प की डिमांड यहाँ पे करेंगे, मैं उनके लिए फटाफट से एक नंबर लिख देता हूं, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। आपकी 100% हेल्प होगी, ना हो तो मुझे मेल करके बता देना। मेरी मेल आईडी है mathswithabhinay@gmail.com। ठीक है, अगर आपकी कोई हेल्प करने से मना करे तो। चलिए प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट क्या है, एक एक करके बताऊंगा बहुत आराम से। तो लिखा हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसेस दैट कैन बी रिपीटेड एंड हैज ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। देखिए, एक्सपेरिमेंट बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि मैंने एक बच्चे को कहा कि 3 गुणा 2 कर लो, चाहे आप कितनी बार भी करो 3 गुणा 2। मैं रिचा से कराऊं, मैं सत्तू से कराऊं, किसी से भी मैं कराऊं, 3 गुणा 2 6 ही आएगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने एक सिक्के को उछाला, हेड आएगा या टेल, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने इस पेन को ऊपर फेंका, नीचे ही जा रहा है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने इस टिश्यू को ऊपर फेंका, नीचे ही जा रहा है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। यानी एक्सपेरिमेंट कई सारे तरीके के होते हैं जिसमें हमें पहले से पता होता है कि आउटकम क्या आएगा, वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे 3 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर फिक्स आउटपुट है, 6 ही आएगा। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। आप अंतर समझ पाएंगे यहां से कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट का ही एक टाइप है, समझना। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आपने कहा एक एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसे आप कितनी बार भी दोहराओ तो वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिलता है। मैं समझता हूं आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। कल को एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन पूछ ले एसएससी, आजकल तो डेफिनेशन बेस्ड सवाल भी पूछती है, तो आप डायरेक्ट बता पाओगे कि भाई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है।
अब बात आती है टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कितने तरीके से होते हैं? तो दो तरीके के एक्सपेरिमेंट है। एक तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जहां पे हम कह रहे हैं कि एन एक्सपेरिमेंट दैट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। एक प्रयोग जो हर बार सेम रिजल्ट दे रहा है उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट जैसे 2 को 3 से गुणा करना, कितनी बार भी कर लीजिए, अगर आप इस पृथ्वी पे 2 को 3 से गुणा करते हैं तो आपको 6 ही मिलेगा। हो सकता है मार्स पे उनकी गणित अलग हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे थ्रोइंग ए बॉल इन द स्काई, ये मैंने क्यों कहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन? क्योंकि देखिए मार्स पे अगर आप एक गेंद को हवा में उछालते हैं तो जरूरी नहीं है वो नीचे आएगी। चंद्रमा पे भी शायद नीचे नहीं आती है, अलग स्पीड से आती है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, पृथ्वी की बातें मुझे पता है कि पृथ्वी पे अगर आकाश में एक गेंद उछाली जाए तो वो जमीन पर ही आएगी। इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट जाना, अब हमने बात की डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका हमें मतलब है प्रोबेबिलिटी से। मैं एक एक चीज को जोड़ के बताऊंगा, आपको 100% समझ आएगी प्रोबेबिलिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रोबेबिलिटी ना समझ में आए, ठीक है? देखिए फालतू के क्वेश्चन करेंगे, मैं जो आपसे बातें पूछ रहा हूं वो मुझे बताइए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मुझे बताइए। फालतू के सवाल मत करिए कि आंसर की कब तक आ सकती है। मैं कोई एसएससी के चेयरमैन का दामाद नहीं लग रहा हूं जो मुझे पता है आंसर की कब तक आ सकती है। ना ही मैं ऐसी जगह सेटिंग बिठा के रखता हूं कि मैं किसी को 150 रुपए दे के रखूं कि एसएससी में कुछ होने वाला हो तो मुझे पहले बता देना। मुझे जिंदगी सस्पेंस में जीने में मजा आता है। कल क्या हो मैं ये जानना ही नहीं चाहता। कल जब होगा तब मैं उसे देखूंगा। मैं अभी से ये जान लूं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाएगा। तो मैं उस मजे को बरकरार रखना चाहता हूं। टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने पहले पढ़ा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया। हमने कहा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसका आउटपुट फिक्स है। अच्छा, प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट दैट डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हर बार सेम आउटकम नहीं प्रोड्यूस कर रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉर्न इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब आप एक कॉर्न को उछालते हो तो हो सकता है टेल आए, हो सकता है हेड आए, कुछ भी आ सकता है। अभी जितने भी बच्चे मुझे अभिनय मैथ्स ऐप पर भी देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे देखना चाहते हैं तो ये YouTube पे भी क्लास अवेलेबल है, अभिनय मैथ्स YouTube चैनल पे। आपको इस बार प्रोबेबिलिटी मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी जहन में उतार दूंगा, और मेरी इन 2 क्लासेस से बाहर अगर सवाल आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हो ही नहीं सकता, इतना पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक प्रयोग जो समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर हर बार समान परिणाम नहीं देता। उदाहरण के लिए जैसे सिक्के का उछालना। अगर ऐसे नहीं समझ में आई है डेफिनेशन तो मैंने एक और लिखा है अपनी भाषा में, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या क्या आएगा, बट एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। बट मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जैसे मैंने एक लूडो के डाइस को रोल किया तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, बट क्या आएगा ये नहीं पता। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात हैं, पता है, लेकिन सटीक परिणाम की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या आएगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात क्लियर नहीं है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको ये बात क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो। यहां तक सबको क्लियर है? पता चल गया क्या है? अभी मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं बस। एक्सपेरिमेंट 2 टाइप की बताए, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सम पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे व्हेन वी थ्रो ए कॉर्न देन ईदर ए हेड और टेल। आपको ये पता होना चाहिए जब एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सिक्के को उछालने पर या तो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है? ए डाइस इज ए सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस। आपको पता होना चाहिए जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 6 फेस होती हैं। हर एक फेस पे लिखा होता है 1
किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6। जब हम उसे रोल करते हैं तो जो अपर सरफेस पे आता है वो हम आउटकम कहते हैं। लिखा हुआ है व्हेन वी थ्रो ए डाइस द आउटकम इज दैट नंबर अपीयर ऑन इट अपर फेस। जो सबसे ऊपर वाली फेस पे लिखा है वो हमारा आउटकम होता है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता है कि जब आप किसी कॉइन को थ्रो करेंगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, इतनी सी बात आपको पता है। इजाजत दो तो मैं आगे बढ़ता हूं, इजाजत दो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सिक्का खड़ा रह जाए तो सर। बेटे तुम सिक्का खड़ा करने पे पड़े हुए हो बेटा, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम कुछ खड़ा कर नहीं पाओगे। मैं लिख के देता हूं, इस बात को पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। खुरपे आते हुए देखे मैंने हाथों में। सिक्का खड़ा रह जाए, ऐसे सवाल पे सिक्का खड़ा रह जाए, इन्हीं सब बातों में तो इसका इंटरेस्ट है। सम पॉइंट अबाउट कार्ड्स, ए पैक ऑफ कार्ड है 52 कार्ड। ये कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे मैं ताश नहीं खेलता हूं आप भी ताश नहीं खेलते हैं, फिर भी आपको ये चीजें याद रखनी है। कैसे? एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड होते हैं प्रत्येक प्रकार के, स्पेड्स, क्लब, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम, आपको तो पता होगा ताश को, ताश को पता है आपको, हुकुम, हुकुम, चिड़ी और दिल और पान, पान, पान और ईट। देखिए पान और ईट और हुकुम, चिड़ी, यानी हमने लिखा हुआ है इसमें हुकुम, चिड़ी, दिल और हीरे के रूप में 13 कार्ड होते हैं 52 कार्ड में। ठीक है, 13 कौन से हैं? डायमंड। 13 कौन से हैं? हर्ट। 13 कौन से हैं? क्लब। 13 कौन से हैं? स्पेड। कार्ड ऑफ स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक। जो चिड़ी और हुकुम होते हैं वो काले रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, और जो हार्ट और डायमंड है वो लाल रंग के होते हैं, उन्हें हम लाल कार्ड कहते हैं। ये सब पता होना चाहिए, इस पे जब सवाल आएगा तब कर पाओ। ठीक है, देयर आर 4 ऑनर्स ऑफ ईच सूट, दीज आर एसेस, किंग्स, क्वीन, यानी प्रत्येक सूट में 4 ये वो होते हैं, बादशाह और रानी और गुलाम और बजी, इक्का। ये एस का मतलब होता है इक्का, और ये बादशाह और ये रानी, और ये क्या बताया, जैक्स को क्या कहते हैं? गुलाम, गुलाम होते हैं। पान, चिड़ी, हुकुम, ईट, ये 4 प्रकार के होते हैं। चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं, पान और ईट लाल रंग के होते हैं, और इन सब में 13 में 4 क्या होते हैं? इक्का, बादशाह, रानी और गुलाम। बोलो भाई, इतनी क्लियर बात है। क्वीन का मतलब हम बेगम कहते हैं, किंग का मतलब बादशाह, और जैक का मतलब गुलाम, जोकर भी कह देते हैं इसको कई बार। जोकर अलग है, ठीक है, चलो इसकी जरूरत नहीं है, तो बस इतना ही पढ़ेंगे। मैंने ऐसे बता दिया इनको, ये ज्यादा अच्छा है। देखो पैक 52 का है, 26 डिवाइड कर दिए, 26 ब्लैक और 26 रेड। डायमंड 13, देख लेना भाई ये सही है टेबल, इसमें शायद कुछ मिस्टेक थी। डायमंड 13, हर्ट 13, ब्लैक में 13 स्पेड, 13 ये। अब इसमें 9 नॉर्मल और 4 ये, 9 नॉर्मल 4 ये सही है। और जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? जैक, गुलाम, रानी, बादशाह, इक्का। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? बाकी सब क्या होते हैं? जैसे 2 लिखा है तो दुग्गी बोलते हैं इसको, दुग्गी, तिक्की, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला और गुलाम बेगम, बादशाह, इक्का। ठीक है, ये सही है। कैसे करेंगे याद? दुग्गी, तिक्की, मैं भूल गया कैसे लिखेंगे इसको, क्या, दुग्गी, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टी, नहला, दहला, गुलाम बेगम, बादशाह, इक्का। ठीक है, ऐसे हम ये 13 कार्ड याद रखेंगे। ठीक है, चले इतनी सी नॉलेज आ गई आपको। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मैंने कहा हम आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं ये हमने बताया। एक्सपेरिमेंट के टाइप क्या है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सम पॉइंट हमने बताया कि सिक्के को उछाला जाता है तो हेड टेल आता है, डाइस को रोल किया जाता है, 6 फेसेस पे अलग अलग आता है, 1 2 3 4 5 6। हमने इसके बारे में बताया कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 होते हैं, हुकुम और चिड़ी और ईट और पान। ठीक है, जिसमें हमने बताया कि हुकुम और चिड़ी के काले होते हैं 26 पत्ते, और बाकी के 26 लाल होते हैं। इन सब में जो 13 कार्ड हैं, 9 तो नॉर्मल होते हैं, दुग्गी, तिग्गी, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम बेगम, बादशाह, इक्का। ठीक है, चलिए भाई
अब ये कार्ड आप ऐसे भी देख सकते हो, स्प्रेड में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ये 2 से 10 कार्ड, टोटल 13 13 13। ऐसे हमने कार्ड की नॉलेज आपको दे दी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? मैं मानता हूं किसी को भी डाउट नहीं होगा, यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट को फिर से समझने की। बताता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉन, जिसके आउटकम हमें पता है, जैसे डाइस को थ्रो करना, कॉइन को टॉस करना, कार्ड से एक कार्ड 2 कार्ड निकालना, ये सब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? एसएस लिख देते हैं इसको। सैंपल स्पेस क्या होगा? तो आप कहेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये 2 ही चीजें आ सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि थ्रोइंग ए डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आप कहेंगे सैंपल स्पेस होगा जी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट कहते हैं इनको। अगर मैं कहूं कि इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, तो आप जवाब देंगी रिचा 2। अगर मैं कहूं इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, तो आप जवाब देंगी 6 एलिमेंट है। ये बात क्लियर हो गई? आप सैंपल स्पेस समझ पाए? सैंपल स्पेस क्या होता है? इन्होंने कहा है इवेंट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट होता है इसमें से कुछ एक चीज निकालना। जैसे आप इवेंट की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपसे किसी ने कह दिया कि मुझे तो चाहिए जब मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, डाइस थ्रो, तो मुझे चाहिए इवन नंबर चाहिए। अब जो इवन नंबर आप सेलेक्ट करेंगे महाराज, वो इस 1 2 3 4 5 6 में से ही करेंगे। इसमें से कुछ एलिमेंट को लेना, यानी इसका सबसेट। तो यही हमने लिखा था सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी क्या आ जाएगा? 2 4 और 6 आ जाएगा। अगर ऑड नंबर की इवेंट बोलता तो 1 3 और 5 आ जाती। तो अभी आप समझ पाए सैंपल स्पेस क्या है, आप समझ पाए इवेंट क्या है। यादृच्छिक प्रयोग, हिंदी में कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट को, वह प्रयोग जिसका परिणाम ज्ञात हो। पासा फेंकना, सिक्का उछालना, कार्ड निकालना, नमूना स्थान, सभी संभावित परिणामों का सेट। क्या क्या पॉसिबिलिटी है जब मैं एक डाइस को उछालूंगा? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इवेंट क्या है? नमूना स्थान का उपसमूह। जैसे हमसे उसने कह दिया कि भैया आप ये बताओ कि एक सिक्के को उछाला है तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो इवन नंबर 2 4 6 हो सकते हैं, 8 नहीं हो सकता क्योंकि आता ही 6 मैक्सिमम। इसका जो सबसेट होगा, सबसेट का मतलब है इस कमरे में मैं ये लड़की दोनों क्या है? सबसेट है इस कमरे की, क्योंकि हम इस कमरे का ही हिस्सा है। सबसेट मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब पार्टीशन। मैं ये भी कह सकता हूं सबसेट से मतलब मेरा यहां क्या है? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस या पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट की जगह आप लिख लो पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या इतनी सी बात समझ आई? देखिए प्रोबेबिलिटी वो नहीं है कि मैं आया और मैंने आते ही कह दिया लिखो एक सवाल प्रोबेबिलिटी निकालने की और एक फॉर्मूला लिखाया, और वो फॉर्मूला कहां गलत हो सकता है कहां सही हो सकता है ये भी नहीं बताया। मैं वैसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहता। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाना चाहता हूं तो मैं प्रोबेबिलिटी की गहराई तक आपको लेके जाना चाहता हूं, आपकी आत्मा, दिल और दिमाग सब पे प्रोबेबिलिटी छापना चाहता हूं। अगर आपने इन 2 क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया तो कोई माई का लाल नहीं है, उसका गम भी तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी भुलाने नहीं देगा। The gum of that girl or boy of your life या ex life can never make forget such type of content that I am delivering here or in this class। ये होती है इंग्लिश। बहुत बड़ी हीरोइन बनती हो तुम अपने आप को, लेबल नहीं है तुम्हारा। चलिए भाई आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सबको? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, सैंपल स्पेस समझ आ गया, इवेंट समझ आ गया सबको, ठीक है। चलिए अब सैंपल स्पेस के बारे में मैंने और भी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। मैंने कहा है व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन द सेट एस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इन टॉसिंग कॉइन सैंपल स्पेस हेड या टेल, एच मतलब हेड, टी मतलब टेल। मैंने कहा इन टॉसिंग 2 कॉइन्स देन 2 सिक्कों को उछालने पर एस, एच एच,
एच टी। देखो अब दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए। तो ये क्या है, दो सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस है। मैंने कहा एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट है तो यहां तक बताओ। सैंपल स्पेस समझ आया, इवेंट समझ आई। अभिनय सर की किडनी क्लास में जुड़ी हुई है, कह रहा है रिचा नहीं समझ रही है सर। ओहो, तुम समझ लो रिचा को, उसे बेचारी को समझता कौन है? जो समझना चाहता है उसको वो समझाना नहीं चाहती है, जिसे समझाना चाहती है वो समझ नहीं पाता है। बड़े ये सबके जीवन में है, पता है। हम जिसे समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाता है, जो हमें समझना चाहता है उसको हम समझाना नहीं चाहते हैं। जिंदगी का सच है ये सत्तू भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सैंपल स्पेस समझ गए। इवेंट मैंने क्या बताया, अलग अलग बता रहा हूं। अब एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवन। इन टॉसिंग ए कॉइन देन कम्स टेल, इट इज एन इवेंट। किसी भी सिक्के को उछाल रहे हैं तो टेल का आना क्या है, घटना है। इवेंट क्या है, तो आप कहेंगे टेल आया है, ये इवेंट है। तो इवेंट समझ गए, सैंपल स्पेस समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रभात लंगड़ा कह रहे हैं कि मुझे मजा नहीं आता। प्रभात आपको मजा सिर्फ एक चीज में ही आता है, मैं बोलूंगा नहीं, हाँ चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो अभी यहीं से फेंक के चप्पल मारूंगा, पता नहीं कहां जाके लगेगी, कौन से अंग तुम्हारे और खराब हो जाए, कुछ पता नहीं है। देखो अब टाइप्स ऑफ इवेंट समझना बहुत जरूरी है। इवेंट्स के भी टाइप होते हैं, सिंपल इवेंट, मिक्स इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, लाइकली इवेंट। क्योंकि आप फॉर्मूला तो लगा देते हो फेवरेबल बटे टोटल, लेकिन वो कहां लगेगा और कब नहीं लगेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद सीधे 30 सवालों की तरफ ले चलूंगा। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। क्या खुश हो जाएगा? दिल बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सिंपल इवेंट क्या होती है, सिंगल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। साधारण घटना, सिंगल इवेंट वाली घटना। जैसे आप एक कौन आपने उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये क्या है, सिंगल इवेंट। हेड आना सिंगल इवेंट, एक ही है इसके अंदर। हो सकता है कि हम दो कौन को उछाल रहे थे तो उसमें एच एच टी टी आता, वो सिंगल इवेंट नहीं है। लेकिन केवल एक आना, किसी भी डाइस को रोल करना, एक अंक आ सकता है, ये क्या है, सिंगल इवेंट है। तो सिंगल इवेंट पता चल गया। मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट, इवेंट्स हैविंग मोर देन वन आउटकम। मोर देन वन आउटकम, जैसे मैंने क्या किया, दो सिक्कों को उछाला तो एच एच आ सकता है ये, या फिर एच टी आ सकता है, या फिर टी टी आ सकता है। ये क्या है, मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट। तो सिंगल इवेंट क्या होती है, सिंगल सेट वाली घटना, सिंगल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट्स, इवेंट्स हैविंग मोर देन वन आउटकम। ठीक है भाई, क्लियर है बात या नहीं, मुझे बता दो। आप सोचेंगे कि सर सैंपल स्पेस में एक ही आ रहा है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर ग्रेटर देन 5 बोल दिया मैंने किसी भी डाइस को रोल करते वक्त, तो केवल अब 6 आ सकता है। ग्रेटर देन 5 में एक ही आएगा एलिमेंट। एक एलिमेंट मतलब सिंगल इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इवेंट आप समझ गए, मिक्स और कंपाउंड इवेंट आप समझ गए। अब बात आती है इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप मान के चलो। हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, समान रूप से संभावित घटनाएं घटित होने की संभावनाएं होना। इक्वली लाइकली इवेंट क्या है, देखिए हेड आने के भी उतने चांस हैं जितने टेल आने के हैं। अगर मैं किसी सिक्के को उछालता हूं, यानी एक सिक्के को उछालना क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। हेड आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी टेल आने की। बट अगर मैं दो सिक्कों को उछालता हूं तो हो सकता है दोनों हेड आ जाएं। अब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो हेड आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी टेल आने की है। अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो एक आने की या दो आने की या तीन आने की या चार आने की या पांच आने की या छह आने का चांस फैक्टर इक्वल है। ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, जिनके किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी, आने का चांस बराबर है, वो इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं?
इवेंट्स हुच साइमल्टेनियसली अकरेंस इज इम्पॉसिबल। ये कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी है? इवेंट्स हुच साइमल्टेनियसली अकरेंस इज इम्पॉसिबल, ऐसी घटनाएं जिनका एक साथ घटित होना संभव नहीं है। जैसे हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते, या फिर एक के साथ दो नहीं आ सकता। जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो या तो दो आएगा या एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती उनको हम क्या कहते हैं? आप ये सोचो, आपने कह दिया कि भाई मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं, इवन आने का और ऑड आने का पूछ लिया आपने, दो घटनाएं बनाई इवन या ऑड, तो ये एक साथ घटित नहीं हो सकती, या तो इवन होगा या ऑड होगा। जो घटनाएं एक साथ नहीं घटित हो सकती उन्हें हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे मैंने यहां पे लिखा इवेंट 1 और मैंने कह दिया कि भाई या तो ऑड आना है या इवन आना है, ये घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। E2 और इवन एक साथ नहीं घट सकते, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? इवेंट्स हुच यूनियन इज सैंपल स्पेस, यानी कोई भी ऐसी दो घटनाएं जिनको मैं मिला दूं, यूनियन लूं, तो मुझे कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल जाए, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे E1 और E2 को आप मिला दो, जरा E1 E2 को मिलाओ तो क्या मिलेगा? E1 और E2 का यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब होता है एलसीएम, दोनों को मिला दिया। तो आपने कहा ये तो पूरा आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 क्या होता है? उसका सैंपल स्पेस होता है। तो मैंने यही कहा, ऐसी दो घटनाएं जिसको मिलाने पर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाए, वो तब होंगी जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस हो मिलाने पर। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6 ना होता, मैं कह रहा होता केवल 3 से ना कटने वाले इवन नंबर, तो 2 4 होता, तब मैं E1 E2 को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं कह पाता। ये बात क्लियर हुई या नहीं? आपको दोबारा बार बार एक एक चीज देखनी पड़ेगी, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। बोलो भाई, बोलो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? सवालों पे भी बढ़ेंगे। तो आपने कहा यूज टू मेजर द चांस फैक्टर दैट अकर्स इन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों के प्रकार में होने वाले मौका। चांस फैक्टर बेसिकली, प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस फैक्टर है। चांस क्या है इस चीज का? आपके पास होने का चांस क्या है? चांस फैक्टर इज प्रोबेबिलिटी। आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी का क्या है? आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये जो चांस फैक्टर है यही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। बोलो भाई, उसमें ठीक है। चलो मैं अब आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताता हूं, आपको मजा आएगा सुन के। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। आपको लगता होगा हर बार प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल बटे टोटल आउटकम कर दो, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए आज इतनी घटनाएं बताई हैं, आप देखोगे भी तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। इफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज टोटल m प्लस n इक्वली लाइकली, अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव आउटकम है, आउट ऑफ विच m फेवर्स कर रहे हैं एक घटना E को, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E। ये समझ लो, ये फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां पे इवेंट इक्वली लाइकली हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इतना समझ लीजिए, आपको भी पता लग जाएगा कि फिर कब लगेगा, कहां लगेगा। एक एग्जांपल से इस बात को एकदम क्लियर कर दूंगा। विधि त्रिपाठी आप बात करने आई हैं, प्रभात प्लस विक्की ही सही है, बाकी तुम दोनों बना लो मुझे अपना। देखो कैसी बातें कर रही है विधि, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहां ये ऑफर देने आई हैं कि तुम दोनों बना लो मुझे अपना। द्रौपदी समझती हैं आप अपने आप को हैं? अरमान मलिक समझती हैं आप अपने आप को? बहुत गलत हो रहा है इस क्लास के अंदर।
मुझे मतलब नहीं है, मैं तो पढ़ाऊंगा भैया अपना। यदि एक आदर्शिक प्रयोग में कुल m प्लस n समान रूप से संभावित परस्पर अनन्य परस्पर व्यापक घटनाएं हैं, परिणाम हैं, जिनमें से m घटना e के पक्ष में है, तो घटना e की प्रायिकता जो p होगी वो होगी फेवरेबल बटे टोटल आउटकम। से फॉर्मूला लिख लीजिए। फिर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इक्वली लाइकली या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। ये फॉर्मूला तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इस बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूं भाई। बोलो। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम सवालों पे आएंगे। जैसे ये पहले आप समझ लो दोबारा से और अच्छे से कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती क्या है। इफ टू और मोर इवेंट्स हैव नो पॉइंट इन कॉमन, यदि दो या दो से अधिक घटनाओं में कोई समानता नहीं है, यही मैंने आपको यहां पे कहा, इवेंट हु साइमल्टेनियसली अकरेंस इज इम्पॉसिबल। जो घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे आप 52 कार्ड हैं और आप कह रहे हो द कार्ड इज स्पेड और द कार्ड इज हर्ट। कैसे संभव है? या तो कार्ड स्पेड होगा या कार्ड हर्ट होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, अगर ऐसी बात कोई बोल दे तो इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम ऐड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल पूछा जा सकता है। अगर दो घटनाएं हैं और वो दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती, तो उन दोनों घटनाओं की प्रायिकता हमसे पूछी जाए तो हम ऐड कर देंगे बेटा। द कार्ड इज स्पेड, ये कह रहा है या तो कार्ड स्पेड हो या फिर हर्ट हो, दोनों बातें कह रहा है। अब आपको पता है स्पेड और हर्ट एक साथ नहीं हो सकते। अब आप कहोगे फिर सर ऐसी कौन सी घटनाएं जो एक साथ हो सकती थी? मैं यहां पे नीचे लिख देता रिचनिया द कार्ड इज ब्लैक, तब तो एक साथ हो सकती थी घटनाएं। स्पेड और ब्लैक एक साथ हो सकते थे क्योंकि स्पेड ब्लैक ही होते हैं, बट ब्लैक तो क्लब भी होते हैं। तो हम उस केस में ये नहीं कह सकते थे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है अगर यहां ब्लैक लिखा होता तो। बात आई या नहीं आई समझ? यानी ऐसी कोई दो घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उनकी प्रायिकता जब पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट और समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? Two events are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one event does not influence the occurrence or non-occurrence of the other event. दो घटनाएं स्वतंत्र कहलाती हैं यदि एक घटना के घटित होने या ना होने से दूसरी घटना के घटित होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो दो आएगा तो फिर 4, 5, 6, 1, 3 कुछ नहीं आएगा अगर दो आएगा तो। बट यहां पे ये कह रहा है कि एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना के घटित होने का कोई लेना देना ना हो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं। व्हेन फ्लिपिंग ए कॉइन ट्वाइस, जब हम एक कॉइन को दो बार फ्लिप करते हैं, द आउटकम ऑफ द फर्स्ट फ्लिप डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकंड फ्लिप। जब मैं पहली बार में उछालूंगा तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, दोबारा में भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। पहले वाले हेड या टेल का दूसरे वाले हेड या टेल से कोई मतलब नहीं है। इस बात को हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ही है किसी एक घटना के होने से किसी दूसरी घटना के होने पर कोई फर्क ना पड़े। ऐसे केसेस में दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती हैं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं जो एक साथ नहीं घट सकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कर देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट घटनाएं किसी एक घटना के होने से दूसरी घटना पे फर्क ना पड़े तो उन दोनों घटनाओं को इंडिपेंडेंट कहते हैं और प्रोबेबिलिटी इनटू हो जाती है। तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई कि प्रोबेबिलिटी की गुणा कब होगी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ा कब जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं एक घूंट पानी पीऊंगा और आप लिखेंगे हाँ जी क्लियर हो गई, आगे बढ़ो। और वो वाली बात समझाओ हमें जो आप अभी कह रहे थे कि ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, वो वाली बात हमें समझाओ। ये लिख दो फटाफट। ऋचा कैसी हो बेटा, ठीक हो? सब सही चल रहा है? खूब फेयर एंड लवली लगा रही हो आजकल तो गोरे होने के लिए। बट क्या करोगी, गोरा होके कुछ नहीं है गोरे में। गोरे तो अंग्रेज भी थे, भगा दिया ना हमने देश से। आगे बढ़े भाई।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए अगर डाउट है तो? नहीं। चलो अब देखिए यहां पे एक बात और लिखी हुई है कि इफ ऑल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नॉट इक्वली लाइकली, तो पी क्या होगी? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई। हमने क्या कहा कि अगर इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमने कहा कि हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई सम कर देंगे। सम कर देंगे, ये तो पीछे भी अभी आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने लिखाया कि भैया क्या करेंगे? सम कर देंगे, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नॉट इक्वली लाइकली, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे। अब आप एग्जाम्पल से समझो इस बात को। एक एक्सपेरिमेंट करा हमने, आप करती हैं जी एक्सपेरिमेंट? करा था, फेल हो गई उसी एक्सपेरिमेंट में है? कोई बात नहीं, देखो मैं समझाता हूं क्या है सवाल। सवाल देख लो भाई, पहले एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉर्न इज टॉस्ड, इफ इट सोज हेड देन टॉस इट अगेन। ये कह रहा है अगर आपने एक सिक्के को उछाला और आपको सिर दिख गया तो दोबारा उछालना है। तो पहली घटना है गेटिंग टू हेड्स, दूसरी घटना है गेटिंग एन ऑड नंबर, तीसरी घटना है गेटिंग टेल इन आउटकम। 3 घटनाएं हैं। मैं इसको इंग्लिश में ही दिखाता हूं, अब आप समझो। पहले आप लिख लो, हिंदी आपने देख ली, अब आप समझो सवाल क्या है। इसको मत देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि इस घटना का सैंपल स्पेस क्या होगा ये बता दो, तो आपका जवाब होगा जी सैंपल स्पेस होगा इस घटना का। आपने कहा है इफ इट सोज हेड देन टॉस इट अगेन। अगर हेड आया तो टॉस करना है दोबारा। तो मान लेते हैं हेड आ गया, तो मैंने लिख दिया एच एच, क्या पता दोनों हेड हो, या फिर हेड आया और फिर टेल आ गया। 2 ही बातें हो सकती हैं, बोलो। इसने कहा अगर हेड आ गया तो दोबारा टॉस करना, दोबारा टॉस करा तो फिर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये 2 चीजें तो ये हो गई। इसने कहा अदरवाइज थ्रो ए डाइस, अगर मान लेते हैं पहली कंडीशन नहीं है और टेल आ गया। समझना बात को, ये थोड़ी इतनी आसान चीज है नहीं। अगर टेल आ गया यानी अब या तो आपका 1 आएगा टेल के साथ, या फिर टेल के साथ 2 आएगा, या फिर टेल के साथ 3 आएगा, या फिर टेल के साथ 4 आएगा, या फिर टेल के साथ 5 आएगा, या फिर टेल के साथ 6 आएगा। पहले इतनी सी बात बताओ, सैंपल स्पेस समझ पाए कि नहीं? पहले इतनी सी बात बताओ, सैंपल स्पेस समझ पाए या नहीं? मैंने ये कहा आपसे कि इसने ये बोला है कि इफ इट सोच हेड, हेड आया तो दोबारा सिक्के ही उछालना है। तो या तो अब हेड, फिर हेड आ सकता है, या फिर हेड आया हो तो उसके साथ टेल आ सकता है। 2 बातें तो ये होंगी, या तो हेड हेड आया होगा या हेड टेल आया होगा। अगर टेल आ गया हो, इसने लिखा है अदरवाइज, अगर हेड ना आया हो, मान लेते टेल आ गया हो, तो फिर आपको सिक्का नहीं उछालना, फिर डाइस रोल करना है। तो फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये आ गया हमारा सैंपल स्पेस। अगर किसी को डाउट है तो बता दो, अगर किसी को डाउट है तो बता दो। टोटल आउटकम्स कितने हैं? मैं यहां पे अगर आपसे पूछूंगी टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आपका जवाब आएगा कि जी टोटल आउटकम्स है 8। टोटल आउटकम्स 8 है। बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, एक एक चीज ना समझ में आए हो ही नहीं सकता। टोटल आउटकम्स 8। अब आपने पहली घटना क्या बोली है कि जो है दोनों गेटिंग 2 हेड्स, तो कितने हैं ऐसी इवेंट में? कितना दिख रहा है आपको दोनों हेड? तो आपने कहा ये तो एक ही दिख रहा है, एक ही आउटकम है दोनों हेड आने का। दोनों हेड आने का एक ही आउटकम है बेटा। फिर इन्होंने कहा गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कब आ रहा है जरा देख के बताना। तो आपने कहा ऑड नंबर आ रहा है जी T1 T2 T3 और T5, 3 आउटकम आ रहे हैं। सबसेट है, सैंपल स्पेस का इवेंट है। गेटिंग टेल इन आउटकम, अगर खाली टेल आ रहा है तो आपने कहा टेल आउटकम में, तो जो तीसरी घटना है T1 T2 T3 सब में टेल आ रहा है, T4 T5 और T6। बोलो यहां तक क्लियर है बात? आप सैंपल स्पेस समझ गए? अब देखो कई बच्चे तुक्का मार रहे हैं,
तो मैं अब आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, छोटी सी, बहुत बड़ी चीज नहीं पूछना चाहता। आप क्या सोच रहे हैं कि जी पहली वाली घटना की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी? कई बच्चे बता भी रहे हैं, कई बच्चे बता रहे हैं कि जी पहली वाली घटना की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी, दूसरी वाली घटना की प्रोबेबिलिटी 3/8 बता रहे हैं, और तीसरी वाली घटना की 6/8 बता रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सब बच्चों से कि क्या ये प्रोबेबिलिटी सही है बेटा? क्या जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है ये सही है? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो कि क्या ये प्रोबेबिलिटी सही है? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी सारी गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको एक चीज लिखाई थी जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट में घटनाएं इक्वली लाइकली हैं, इक्वली लाइकली समझ लो क्या बताया था, इक्वली लाइकली में क्या बताया था? हैविंग इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, ये बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि हुज साइमल्टेनियसली अकरेंस इज इम्पॉसिबल, और फिर बताया था म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट यानी जिनका यूनियन सैंपल स्पेस है। तो मैं अब आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या ये तीनों कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही हैं? कहां था सवाल? ये रहा। क्या यहां पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? मुझे इतना बता दो बस आप। देखो क्या गड़बड़ हमने की। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब इक्वली लाइकली हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो। मैंने इक्वली लाइक में कहा कि हैविंग इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। तो देखिए इसमें ये म्यूचुअली हेड हेड ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि एक साथ नहीं घट सकते, ये बात भी सही है। ये सारा अगर हम जोड़ दें इन तीनों को तो हमें ये भी मिल रहा है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी सही है क्योंकि सबका यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस मिल रहा है। बट ये इक्वली लाइकली नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये इक्वली लाइकली नहीं है कि हेड हेड आने की वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो हेड टी आने की है, T1 आने की वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप मुझे बताओ क्या इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है? नहीं है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, और जब ये इक्वली लाइकली नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपका उत्तर ये नहीं हो सकता, ये उत्तर गलत है। यही मैंने बताया आपको। फिर मैंने क्या कहा, फिर क्या करेंगे? फिर आपने कहा कि जी अगर ऐसा होगा तो हम सबकी प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे निकाल के। तो देखो भाई अब आप मुझे बताओ एच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आपने कहा 1/2, फिर एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये आ गया 1/4। सेम ये भी इस तरीके से 1/4 आ जाएगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और एक आने की प्रोबेबिलिटी तो आप कहेंगे 1/6। ये कितना आ जाएगा? 1/12। सब 1/12 आ जाएगी सबकी प्रोबेबिलिटी। इसकी 1/12, इसकी 1/12। आप बताओ एक है क्या? इक्वली लाइकली में हमने क्या कहा था कि जो सैंपल स्पेस है उसमें सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। सैंपल स्पेस में सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, तभी हम फेवरेबल बटे टोटल आउटकम का फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो ये 1/12 और ये भी 1/12, इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई भाई। तो ये कितने हैं टोटल? सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है?
आपको पता है पहले वाली की प्रोबेबिलिटी 1/4। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रही क्या बात? यारी बात समझ सर, 1/12 कहां से आया? यार विकास, आप पता है पढ़ नहीं पा रहे, बड़ा खराब लग रहा है। अभी मैंने बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हेड हेड की, तो इसकी तो आपने क्या निकाली, 1/4 निकाल दी। 1/2 1/4, 1/4 कैसे आई? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 में 1, 1/2। इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4। फिर मैंने कहा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपने कहा 1/12। अब 3 है टोटल, तो 1/12 क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे, 1/12, 1/12, 1/12, तो कितना आ गया टोटल, 3/12, यानी 1/4 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर आपसे पूछ रहा था E3 गेटिंग टेल इन आउटकम, तो ये कितना आ रहा है भाई, 6 गुणा 1/12, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। अगर कोई डाउट यहां तक है कि क्यों हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाए थे, क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं था। अनिकेत भाई, क्या समझ में नहीं आया, मैं जानना चाहता हूं मैं, वरना ये सवाल हटा दूंगा गुस्से में आके। मुझे बता दो कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, इसमें क्या बात है जो समझ में नहीं आई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया ना हमारा, T1, हमने जो एक गड़बड़ की, गेटिंग टेल इन आउटकम, T1 T2 T3 T4 T5 T6। अच्छा, एक HT भी रह गया है इसमें, HT। तो HT की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी ऐड होगी। HT की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तीनों घटनाओं की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब मुझे बताओ कि यहां पे डाउट आया, E3 में टेल नहीं है, सिर्फ टेल भी है। मैंने कहा ना टेल लिखा है, E3 क्या था, गेटिंग टेल इन आउटकम, तो टेल यहां पे भी आ रहा है, HT में भी टेल 1 2 3 4 5, टोटल 7 थे इसमें, टेल में टोटल 7 थे। मुझे डाउट बताओ कि यहां पे ये डाउट आया है। मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर इक्वली लाइकली नहीं है, आपने उत्तर कैसे बता दिया था, आपने कह दिया था 1/8 बता दी थी इसकी प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या कहा, गलत है। अगर सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, आने का चांस सेम नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, तो हम ये गलती बहुत लोगों से होती है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, आप क्या करते, गेटिंग 2 हेड्स, क्या करते, गेटिंग 2 हेड्स 1/8, गलत हो गया ना, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/4। अब आप समझ पाए होगे, गेटिंग टेल T1 T3 T5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी इतने से पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसकी भी 1/12 है, इसकी भी 1/12 है, इसकी भी 1/12 है, जोड़ दी तीनों की, 1/4 उत्तर आ गया। अब समझ पाए क्या, अब समझ पाए? एक बच्चा कह रहा है 6 गुणा 1/12 कैसे है बेटा, इसकी भी 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 6 बार था, तो 6 से गुणा नहीं कर दूंगा, बताओ 6 से गुणा कर दूंगा नहीं। आज आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि कब हम ये फेवरेबल बटे ये नहीं करते हमेशा, कब इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकलती है और कब डायरेक्टली। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कभी कोई डाउट आएगा। अनिकेत भाई, आपको समझ में आया है नहीं? अब हम सीधे सवालों पे चलते हैं भाई, बहुत हो गया नाटक। अब बच्चे हीरो बन रहे हैं, अब हमें सवालों पे चलना पड़ेगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच सैंपल पॉइंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एक होती है। एक सैंपल स्पेस में सभी प्रोबेबिलिटी का जोड़ एक होता है, प्रत्येक नमूना बिंदु की संभावनाओं का योग एक होता है। ऐसे समझो, अगर मैंने एक कॉर्न को उछाला, टॉस किया, टॉसिंग ऑफ कॉर्न,
ठीक है, तो आप कहेंगे कि सैंपल स्पेस होगा हेड या टेल। तो मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो सम कितना होगा 1। तो किसी भी सैंपल स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका जोड़ 1 होता है। ठीक है, उन सबका जोड़ 1 होता है, यही मैंने लिखा हुआ है। सैंपल स्पेस में x1 x2 x3 है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 p4 सब मिला के क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है देन इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, जैसे कि उसका एंगेजमेंट हो गया है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो अब ये इम्पॉसिबल है। या अब आप आलिया भट्ट को अपना बनाना चाहते हैं और अभी आप एसएससी भी निकाल नहीं पा रहे, इम्पॉसिबल है। वैसे है नहीं इम्पॉसिबल, आलिया बन सकती है, अपनी बन सकती है कि नहीं? नहीं, मना कर रही हैं ये तो। आप क्यों बनाएंगे वैसे? पी अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और कोई प्रोबेबिलिटी 1 है देन इवेंट इज श्योर इवेंट। जैसे मैं मान के चल रहा हूं इस क्लास में जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन सबका सिलेक्शन होगा एसएससी में, यानी कि ये श्योर इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। कोई घटना होगी ही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। कोई घटना हो ही नहीं सकती, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। यानी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक वेरी करती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई, मान लेते हैं आपने कहा एक घटना के घटने की प्रायिकता पीई थी। अब आप कह रहे हैं ये घटना ना घटे भगवान स्वामी, जैसे उसकी शादी आपसे होने की प्रोबेबिलिटी पी थी। अब आप कह रहे हैं आपका मन यार मेरी शादी इससे ना हो, तो नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, तो आप 1 में से घटा देंगे, उसको 1 में से घटा देंगे। यहां तक क्लियर है बात? जब आपको किसी घटना के घटने की प्रायिकता पता है 7/12, आपको पता है कि एक घटना ई है और इसके घटने की प्रायिकता 7/12, आप चाहते हैं घटना ना घटे, आपको ई बार चाहिए, तो ये 1 - 7/12 क्या हो जाएगा, 5/12। क्या हो जाएगा, 5/12। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है आप सबके सामने। पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है, मान लेते हैं किसी चीज की 1/5 आई, तो रेशियो में भी लिख सकते हैं उसको, रेशियो में भी लिख सकते हैं कि नहीं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 20% भी प्रोबेबिलिटी है। और प्रोपोर्शन से यहां मतलब है फ्रैक्शन या दशमलव या डेसिमल। इसी प्रोबेबिलिटी को 0.2 भी लिख सकता हूं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता का मान क्या हो सकता है? तो आपको पता है प्रायिकता का मान 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस, अगर कोई घटना घट ही नहीं सकती तो भैया उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये मास्टर ने बताया था कि अगर कोई घटना घट ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और कोई घटना घटेगी ही घटेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये बात पता है आपको? 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, 2 घटनाओं को स्वतंत्र कहा जा सकता है यदि किसी एक के घटने से दूसरे पे फर्क ना पड़े। देयर इज द कॉमन पॉइंट इन बिटवीन, नहीं। वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, अगर एक घटना के घटने से दूसरी घटना पे कोई फर्क ना पड़े उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इस तरीके के भी सवाल सीजीएल में या किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोलो भाई, 4 सवाल कर लिया आपने, छोटी बात नहीं है 4 सवाल करना, मजाक नहीं है 4 सवाल करना। If 2 events A and B are independent, the probability they will both occur। याद करो मैंने क्या लिखाया था, देखो सब कुछ बता के चला हूं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे। ये बात बताई थी। तो हमने यही पूछा है कि अगर 2 घटनाएं
इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको दर्शाएंगे कैसे, पी ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब दो घटनाओं में कुछ कॉमन ना हो तो हम गुणाई तो कर देते हैं। एलसीएम निकालना हो 3 और 5 का, कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको याद करने का ये तरीका है, अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। चलो अच्छा, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये थ्योरी का पार्ट है, याद रख लो। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एक प्राथमिक संभावना है। ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बोलो भाई, क्लियर है बात, किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में, सबको क्लियर है, ठीक है। ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलो, व्हेन ए सिंगल डाइस इज थ्रोन द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ये कह रहा है जब एक सिंगल डाइस को हमने थ्रो किया, जब एक पासे को हमने फेंका तो विषम संख्या सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए आपको भी पता है कि या तो सम आएगा या विषम आएगा, दोनों एक साथ नहीं घट सकती, दोनों एक साथ नहीं घट सकती। देखो पीछे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखाया था, आपने तब पढ़ा नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या थी, देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन। मैंने पीछे भी ये बात लिखाई थी आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स व्हिच साइमल्टेनियसली अकरेंस इज इम्पॉसिबल, यानी घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। तो आप मुझे बताइए खुद कि क्या विषम और सम एक साथ आ सकते हैं, जवाब होगा नो, एक साथ नो, टुगेदर नो। या तो सम आएगा या विषम आएगा, एक साथ नहीं आ सकता। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आज सवाल कर लिया आपने, मजाक नहीं होता, लेवल है आपका, गहराई उतार देंगे प्रोबेबिलिटी की। एडवांस क्लास में ऐसे सवाल होंगे, चक्कर खा के गिर जाओगी तुम। तुमसे नहीं कह रहा हूं, मुंह फुलाए रहती हो हमेशा। कभी फूल के फुलाए होते तुमने ना, तो मुंह नहीं फूलता। सो तो इनसे कह दो कि रोटी रोटी मैं क्यों बनाऊंगी, वो बनाएगा। यानी मैं रोटी डाल दूंगी अगर वो आटा गूंथ देगा तो, नहीं तो दोनों भूखे रहोगे। मैंने बोला ऐसा कैसे कर, मैंने तो ऐसा लड़का ढूंढ के रखा है, क्या करता है, पैर से आटा गूंथ देता है, पैर से आटा गूंथ देता है, घुटनों से आटा गूंथ देता है इनका वाला। हाँ, बहुत ही बढ़िया अद्भुत बातें करती हैं आप। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे, ठीक है। जब एक सिक्का और एक पासा फेंका जाता है तो सभी संभावित मामलों की संख्या बताइए क्या होगी। जब एक सिक्का और एक पासा फेंका जाता है तो देखिए, अगर सिक्का फेंका जाता उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जब एक डाइस को उछाला जाएगा तो 6 नंबर आ सकते हैं। अब या तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा या टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, यानी 12 बनेंगे। तो ये कैसे निकालते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। क्या बताया था, गुणा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है, पहले बताओ क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट है ना, सिक्के में एच टी आ रहा है, उसका लेना देना 1 2 3 4 5 से नहीं है। इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो नंबर्स इनके आपस में सैंपल स्पेस के भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 आ जाएगा। इंडिपेंडेंट है आपस में, कुछ मुश्किल था क्या, नहीं है। अब आ रहा है, धीरे धीरे समझ आ रही है प्रोबेबिलिटी, हल्का हल्का। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये मान लो कि जितनी प्रोबेबिलिटी मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसका मैंने थ्योरी का 70% पार्ट पढ़ाया है अभी तक आपको, और सवाल मैंने अभी तक 5% कराए, 95 बाकी हैं, और थ्योरी 30% बाकी। तो पहले ये बताओ, जितना अभी तक बताया है वो समझ में आया है? कमेंट करके फटाफट बताओ, दिल भेज के बताओ कि हाँ जी समझ में आया है, समझ में आया है। और अब प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल आ जाएगा तो हमसे नहीं बचेगा। क्लास शेयर भी करनी है मैक्सिमम लोगों तक, ठीक है। चलो, अब ये सवाल ग्रुप डी सीवीटी 1 में आया है जी। 4 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने की प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन साइमल्टेनियसली विल बी। मैडम बताइए, ओ आग लगा के रखा आपने, क्या कर रही है, चले कितना
बहुत सिंपल है यार, 4 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हो यार। पहले वाले में भी एच टी, 2 पॉसिबिलिटी है, दूसरे वाले में भी एच टी या टी एच जो भी है, 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है। अभी तो बताया था इसके हेड का इसके टेल से कोई संबंध नहीं है, इसके हेड का इसके टेल से कोई संबंध नहीं है, और जब दोनों का संबंध नहीं है तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए गुणा कर देंगे, 16 आ जाएगा। अब आप कई लोग क्या करेंगे पता है, बनाएंगे बैठ के एच 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 टी एच एच टी टी एच टी टी टी, ये करोगे? बताऊं अभी? बोलो, यहां तक क्लियर है? रिचा साहब आप बताइए, आपको क्लियर है? ये सवाल पेपर में आया है रिचा साहब। आगे बढ़े, ठीक है। अगला सवाल है, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक टेल प्राप्त करने की संभावना क्या है? मजा आएगा अब, असली आएगा अब मजा। देखो मैं कह रहा हूं 2 सिक्कों को, सैंपल स्पेस लिखता हूं, आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। सैंपल स्पेस क्या है? 2 सिक्कों को उछाला है तो या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या दोनों में टेल आ जाएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। 4 बनेंगे, 2 गुणा 2। आप 2 गुणा 2 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है एक सिक्का उछालना 2 चांस होते हैं आने के, 2 गुणा 2 4, सिंपल। अब आपको इवेंट आपका क्या है, आप कह रहे हैं कम से कम एक टेल, इसमें तो एक भी नहीं है, ये नहीं लेंगे। या तो 2 टेल आ जाए या एक टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। ये हो गया। हमने क्या बताया था कि जी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमारे फेवर में कितने आ रहे हैं? 3, टोटल कितने हैं? 4, 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? एक एक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मुझे बता दो क्लियर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है आगे बढ़े। गजब बंदा है जी, बंदा बंदा तो बंदी है, बंदी है। पहले 8 साल जेल में रही, बंदी बना के रखा लोगों ने। वैसे बंदी कुछ होता नहीं है, आपने भजन सुना होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम, जबकि भजन अनुराधा पौडवाल ने गाया। वो चाहती तो ये गाना गा सकती थी, ए मालिक तेरी बंदी हम, बंदे गलत मतलब निकाल लेते। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, कभी गाना सुना? अल्लाह की बंदी हंस दे। लोगों को पता है बंदी हंसेगी नहीं, इसके म्यूट सीन चलते हैं, हमेशा इसको कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, बंदी हंसती नहीं है। गाना भी क्या बना? अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे। आगे बढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए सम संख्या आने पर तो आपको पता है कि सम संख्या 2 4 6, यानी 3 हमारी फेवर में है, टोटल 6 में से 3 हमारी फेवर में, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, फिर मैं बता रहा हूं सम संख्या आने का मतलब 2 4 6 है, ये सब नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यह सवाल यूपीएसआई में आया 13 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 3 में, कि निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है। पासे भी निष्पक्ष हैं, आए हाय। A pair of fair dice is thrown. What is the probability that the sum of the 2 numbers on the dice is? तो देखिए अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे फेवर के, बाद में निकालेंगे। अभी टोटल कितने होंगे? तो आपने कहा जी दोनों में 6 6, यानी 6 गुणा 6, 36 टाइप बन सकता है। सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट टोटल होंगे, यानी कि टोटल आउटकम्स 36 आएंगे। आप कह रहे हो दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, वो हमारी इवेंट है। वो कितने होंगे तो देख लेते हैं। 5 कब कब आ सकता है मैडम? 1 और 4 पे आ सकता है 5, 2 और 3 पे आ सकता है, और 3 और 2 पे आ सकता है, और 4 और 1 पे आ सकता है। यही है, इसके अलावा तो 5 नहीं आ सकता सम। या तो 1 4, या 2 3, या तो पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 3 दूसरे में 2, 4 और 1। ठीक है, तो आपने देखा कि जी हमारे फेवर के जो हैं वो 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको पता है जी, हमारे फेवर में 4, टोटल 36, कितना आ जाएगा? 1/9। ये सवाल यूपीएसआई में पूछा गया था, 1/9 यानी 4/36 डी आंसर है।
4/36 डी आंसर है। किसी को कोई डाउट है यहां तक? कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट है, या कोई बच्चा ऐसा क्रैक है जिसको डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी भी अगर हमारी क्लास में है तो वो बता सकती है जी ये दिक्कत है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके जा रहे हैं आपको ऊपर तक, और बहुत आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि सीजीएल में जितने भी सवाल पूछे गए एक सवाल को छोड़ के वो मुश्किल ही पूछे गए। वो बेसिक प्रोबेबिलिटी में नहीं आते, एडवांस में आते। 2 पासे उछाले जाते हैं, प्रायिकता की कुल स्कोर भी अभाज्य संख्या है। वाह। अब देखिए 2 पासे उछाले गए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? आपने कहा 6 × 6 36। अब इसमें लफड़ा फंस गया जी। 36 में ये देखना कि प्राइम कब कब हो सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई यार, कैसे चेक करेंगे? और प्राइम तो वैसे ही मुश्किल होता है। इवेंट देखते हैं, लिखते हैं भाई, अब क्या करें। तो एक पहले एक के साथ जोड़ देखते हैं कितना होगा। एक के साथ आप मुझे बताओ क्या क्या आ सकता है। तो आप बोलोगे 2 आ सकता है एक के साथ, भाई आ सकता है, आ सकता है। 3 प्राइम बनेगा, 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है। 3 तो ये बन गए। एक के साथ 2, एक के साथ 4, एक के साथ 6, 3 ये बन गए। अब 2 के साथ, तो आपने कहा 2 के साथ 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है बस। और 3 के साथ, तो आपने कहा जी 3 के साथ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है नहीं, 5 और 3 तो 8 होते हैं, 6 नहीं। 4 के साथ क्या आ सकता है? तो आपने कहा 4 के साथ 1 आ सकता है, और 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, यही आएगा। 5 के साथ महाराज, 5 के साथ 1 आ सकता है, नहीं आएगा। 5 के साथ 2 आ सकता है, 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7 आ सकता है, 5 और 2 7 आ सकता है, और 5 और 3 8 नहीं, 5 और 4 9 नहीं, 5 और 6 11 आ सकता है, 2 और 6। 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 और 5 आ सकता है बस। अब देखना कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बन रहे हैं जी। गलत तो नहीं जोड़ दिया हमने? 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14 आ रहा है जी। फिर हमने कहीं तो गड़बड़ की है कुछ। 3 के साथ हमने 1 नहीं लिया, 2 लिया है, और 4 लिया है। 3 के साथ 5 नहीं आ सकता था, 6 नहीं आ सकता था। 4 के साथ हमने 1 लिया है, 2 नहीं आ सकता था, 3 लिया है। 4 नहीं आ सकता था, 5 नहीं आ सकता था, 6 नहीं आ सकता था। 5 के साथ 1 नहीं आ सकता था, 2 लिया है। 3 नहीं आ सकता था, 4 नहीं आ सकता था, 6 लिया है। 6 के साथ 1 लिया है और 5 लिया है, ये तो 14 ही आ रहा है जी। अच्छा, हमने 1 और 1 नहीं लिया ना, 1 के साथ 1 भी तो आ सकता है, 1 और 1 2, तो 15 हो गए जी टोटल आउटकम। टोटल 15 हमारी फेवर में है दोस्त, 15 हमारी फेवर में। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? बहुत ही गंदा और बाहियात सवाल था। 3 पंजे 15 और 12, 5/12 इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा था 5/12, ऐसा कोई बच्चा जिसका ना आ रहा हो? देखिए अभाज्य संख्या वाले को ऐसे बनाना पड़ेगा, बट ऐसे मत बनाना 1,2 फिर 1,4। अरे नहीं, 1 के साथ देख लो कितने आ सकते हैं, 2 के साथ देख लो कितने आ सकते हैं, 3 के साथ देख लो, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, बस देख लो किसके साथ आ सकते हैं, बात खत्म। ठीक है, रिचा का नंबर दिलवा दो ना प्लीज, डिमांड आ रही है जी आपकी। 14वां सवाल, प्रायिकता क्या है कि 2 पासों के टॉस में हमें योग 7 या 11 प्राप्त होता है? 2 को उछाला है फिर से, तो आप कहोगे कि जी 2 को उछाला है तो एसएस यानी सैंपल स्पेस तो 6 × 6 36 ही होगा। अब हमारे फेवर के कितने इवेंट कितनी है? आपने कहा कि या तो योग 7 आ रहा है या 11, तो 7 कब आ सकता है योग? 1 और 6, और 6 और 1 पे 7 आ सकता है, या फिर 2 और 5 और 5 और 2 पे 7 आ सकता है, या फिर 4 और 3 और 3 और 4 पे 7 आ सकता है। इसके अलावा 7 नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं।
एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, चार ले लिया, पांच, छह, ठीक है। अब 11 की बात की तो 11 केवल या तो 5 और 6 पे आ सकता है या 6 और 5 पे आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है जी। क्या आ रहा है उत्तर? 8 है जी, 8। तो हमने कहा कि जी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपने कहा कि जी 8। आप चाहे 7 की अलग निकाल लो, 11 की अलग निकाल लो, जोड़ो, बात एक ही। 8 बटे, आप ऐसे करोगे यार, ये 1 2 3 4 5 6 बटे 36, 2 बटे 36, 8 बटे 36, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2/9 उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट है यहां तक? 14 सवाल हम कर चुके हैं, किसी को यहां तक डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक डाउट है तो बता दो भाई, मुझे यहां तक डाउट है, मुझे सिक्कों के सवाल नहीं हो रहे। एक साथ दो पासे फेंके जाते हैं, दो नंबर जिसके गुणनफल सम संख्या होने की संभावना क्या है? वाह, देखो भाई, दो पासे एक साथ फेंके, सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 गुणा 6 बराबर 36। आप बता नहीं रहे यार उत्तर, ऐसे मजा नहीं आता, पता है जब आप उत्तर नहीं बताते ना तो मजा नहीं आता, मजा बिखरता नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि जी 6 गुणा 6 बराबर 36 है, तो दो नंबर जिनके गुणनफल सम संख्या है। अब इवेंट हमारा क्या है, गुणनफल सम संख्या कब आ सकती है? या तो 2 से गुणा हो, या 4 से हो, या 6 से हो, आएगी सम संख्या? नहीं। अब 2 की गुणा किसी से भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, 4 की गुणा किसी से भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 की गुणा किसी से भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई, सब ले लिया मैंने इसी में, यानी 18 बन जाएंगे ये। 1/2 उत्तर आ रहा होगा, 18 और भी आएंगे। नहीं, 2 को हमने ले लिया, 1 2, अच्छा हाँ ठीक है। अब ये हमने पहले वाले सिक्के में 2 4 6 लिया, अब हम 1 3 5 लें तो यहाँ पे क्या आएगा? आप कहेंगे 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6, ये आपसे गलती हो रही होगी, 2 4 6, यानी कि 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 27 बनेंगे टोटल फेवरेबल। फेवरेबल हमारे कितने बनने? 27। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 27/36, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4, यही आ जाएगा। आ रहा था सबका 3/4, मुकुल कुमार का आ रहा है यार, मुकुल भी इंटेलिजेंट लड़का है, मुकुल जैसे लड़के। हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे ये जैसे बहुत ज्यादा हैं तो हम ऑड वाले पता कर लेते यार, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, तो ये हमें ऑड वाले आसानी से 9 मिल जाते, तो हम 36 में से 9 घटा के सारे बचे हुए इवन हो जाते, ऐसे भी कर सकते थे। ये भी एक तरीका था कि हम ऑड वाले निकाल लेते, ऑड वाले आसानी से 9 पता चल रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या संभावना है कि दोनों के फेस पर संख्या का योग 4 या 6 होगा? तो मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आप खुद से करेंगे, RW। मैं आंसर टिक कर देता हूं इस सवाल का कि आपको दिक्कत ना आए इस सवाल में करने में, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 7/18, ए इज द आंसर RW में। कुछ सवाल RW में देता चलूंगा, जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये सवाल तो जो बच्चा कर ले ये समझ लो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर अगर कोई इस सवाल को कर ले। ये आंसर है इसका, RW में ऑलरेडी है, ये तो मिला भी नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था कि 3 समान पासे फेंके जाते हैं, संभावना की प्रत्येक पर समान संख्या आएगी, बता सकते हैं? कल डिस्कस करूंगा इसलिए होमवर्क में दे दिया। अब आगे के सवाल करते हैं। 18वां सवाल देखिए, ये कह रहा है, ताश की एक अच्छी तरीके से फेंकी गई गड्डी से स्पेड रानी निकालने की प्रायिकता क्या है? ताश की एक गड्डी से रानी निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, स्पेड। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल 52 होते हैं, टोटल तो 52 अलग अलग तरीके के ताश के पत्ते हैं। अब आप कह रहे हो स्पेड भी है और रानी भी है, तो स्पेड में कितनी रानी होती थी? एक रानी होती थी।
अरे स्पेड में अगर इसमें कह देता, स्पेड ना कहता, खाली रानी कहता, तो रानी 4 थी, मेरी नहीं, 4 होती। अभी तो क्या है, स्पेड है और एक रानी होगी, स्पेड में एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/52। बोलो अगर कोई डाउट है तो। 1/13 कैसे बता रहे हो यार, स्पेड रानी है, थप्पड़ मार दूंगा खींच के। स्पेड में तो एक ही रानी थी, भूल गए, लो दिखाता हूं दोबारा। यार मुझे अब बुरा लग रहा है, तुम बता नहीं रहे हो ऐसे, देखना जरा स्पेड में कितनी रानी थी, ये लो स्पेड में रानी कितनी है भैया, ये रहा स्पेड, एक रानी थी स्पेड में, एक रानी थी या नहीं थी बोलो। ये हमारे मेंस बैच की पहली क्लास है, हिम्मत नहीं होती लोग प्रोबेबिलिटी शुरू कर दें, लोग वही अपने पुराने घिसे पिटे चैप्टर लेंगे, अलजेब्रा ले लिया, टाइम एंड वर्क ले लिया, नंबर सिस्टम ले लिया। प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए दिमाग और बूता दोनों चाहिए, आसान नहीं है प्रोबेबिलिटी दिल में उतार देना। 2 सवाल आएंगे, 6 नंबर पक्के कर रहा हूं 2 दिन में, 2 दिन में 6 नंबर पक्के होंगे सबके। देखो भाई आगे ये क्या कह रहा है, 52 कार्ड के एक अच्छी तरीके से फेरबदल हुआ, पैक से 2 क्लब को निकालने की संभावना क्या है, पैक से 2 क्लब को निकालना है। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, कितने क्लब होते हैं भाई आप बता सकते हैं, क्लब कितने होते हैं टोटल, 13 क्लब होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं पहला क्लब हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला क्लब। तो आप कहेंगे कि जी 13, टोटल 52 में से 13 क्लब हैं। अब मैं कह रहा हूं दूसरा भी क्लब हो, तो आपने कहा कि जी अब मेरे पास 12 ही क्लब बचे हैं और कार्ड बचे हैं 51। मैंने दोनों क्लब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों बेटा इंडिपेंडेंट है, किसी एक घटना का दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 13 चौका 52, 4 तिया 12, 3 से ये 17 बार कटा, 1/17 वो प्रोबेबिलिटी आ गई जिसमें दोनों ही क्या होंगे, क्लब होंगे, दोनों ही क्या होंगे, क्लब। बोलो भाई कोई डाउट है तो बोल दो जल्दी, अगर कोई डाउट है तो। कर पाएंगे ऐसा सवाल आएगा तो। हमने क्या किया, 2 क्लब निकालने, मैंने कहा पहले क्लब की प्रोबेबिलिटी, तो आपने कहा 13 क्लब है 52 में, 13/52 1/4 आ गई। मैंने कहा जी ये 12/51, क्योंकि अब एक क्लब निकल चुका है, तो हमारे पास कार्ड भी 51 रह गए और क्लब 12 रह गए, ये बात थी। 52 कार्ड के एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से तैयार किया जाता है, क्या संभावना है कि निकाला गया कार्ड फेस कार्ड हो। कोई बच्चा बता सकता है जी कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल, भाई बता सकते हो, तुम्हें टाइप। तो भाई ये कह रहा है 1 कार्ड एक साथ हमने ड्रॉ किया, 52 कार्ड के एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से तैयार किया, क्या संभावना है कि निकाला गया कार्ड फेस कार्ड होगा। मैं आपको बताता हूं, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, किंग क्वीन जैक और वो, अच्छा फेस कार्ड उसको बोलते हैं, देखो फेस कार्ड में केवल और केवल इक्का नहीं आता, इक्का आता है क्या, नहीं, फेस कार्ड में सिर्फ आता है किंग क्वीन और जैक, तो 3-3 हैं और 4 पार्ट में, तो 12 फेस कार्ड होते हैं, लिख लो 12 फेस कार्ड। हर एक सूट के जो 3-3 कार्ड हैं, क्वीन जैक और किंग, वो फेस कार्ड होते हैं, तो 12 फेस कार्ड है और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 12/52 यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/13, 3/13, 3/13 आ रहा है भाई हमारा तो उत्तर, ऑप्शन में ही नहीं है 3/13। तो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट कर लीजिए, ये 3/13 कर लीजिए इसको। पहले मैंने शायद एक बार गलत भी बता दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं थे कितने फेस कार्ड होते हैं, उस हिसाब से उत्तर है, बट फेस कार्ड होते हैं 12/13 ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ताश की एक गड्डी से एक पान और एक हुकुम का पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या है, ग्रुप डी लेवल 1 में ये सवाल आया है। ये कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 हार्ट एंड 1 स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। बता सकते हैं, बता सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 स्पेड एंड 1 हार्ट, बोलो भाई। देखो मैं एक चीज कह रहा हूं,
आपने क्या किया दोस्त, एक हर्ट निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हर्ट निकाला आपने, आपको पता है 13 हर्ट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/52 होगी, 13/52। हर्ट कितने होते हैं भाई, 13 ही होते हैं ना, पक्का। और स्पेड कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी अगर स्पेड भी 13 है, समझना, लेकिन आप ये कह रहे हो कि जी ये अब कार्ड जो बचे हैं वो 51 ही बचे हैं, कार्ड जो बचे हैं वो 51 ही बचे हैं कार्ड। बोलो मैं गलत कह रहा हूं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है अगर किसी को डाउट है तो। मैं ये कह रहा हूं अब जो स्पेड है उसमें ये अलग अलग होता है ना, पान अलग चीज है, स्पेड अलग चीज है। तो मैंने अगर तो उस ताश की गड्डी से एक पान निकाल लिया तो 13 पान थे और 52 में से 13 पान निकालने की प्रोबेबिलिटी ये है। बोलो भाई, अब कार्ड रहे कितने के, 51। तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना कुछ, 13 चौका 52, यही आएगा, 13 चौका 52। अब देखो पता है एक चीज इसमें फंस गई, एक चीज इसमें फंस गई, वो क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले आप लिख लो ये इस चीज की। इन्होंने कहा है ना कि ताश की गड्डी से एक पान और एक हुकुम पत्ता निकालने का प्रोबेबिलिटी, अब इन दोनों में आपस में गुणा करनी पड़ेगी, डबल होगी प्रोबेबिलिटी। कैसे, कि क्या पता पहले एक हुकुम निकल आए और फिर एक पान, क्या पता एक पान निकल आए और फिर एक हुकुम, यानी इसका डबल कर दो। कुछ नहीं है सवाल में यार, जैसे हम बताएंगे ना जो तरीके आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगे। सवाल का उत्तर आ गया 13/102। दोबारा समझना, मैं कह रहा हूं ऐसे ही तो निकलेगी प्रोबेबिलिटी भाई, या तो पहले एक पान निकल गया और फिर एक हुक्म है, एक हुक्म सिंह तो आपके गांव में भी होगा कोई ना कोई, या फिर एक हुक्म निकल गया पहले और फिर एक पान। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52 गुणा 13/51, या फिर ये या लग गया, यानी जोड़ दिया मैंने प्रोबेबिलिटी को, 13/52 प्लस 13 इंटू 13/51। देखिए इस घटना का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, बट इस घटना का इस घटना से लेना देना है। जहां लेना देना नहीं है वहां इंटू कर दिया, जहां लेना देना था वहां जोड़ दिया। तो या तो 2 से गुणा कर दो या ऐड कर दो, बात एक ही है, 13/102 उत्तर आ जाएगा। वो सब मत करो कि 13C1 13C2 या C1 C2 के चक्कर में पड़ोगे। अभी तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, सिलेबस में भी नहीं है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भैया मत सीखो। कमेंट दिखाओ हमें बच्चों के, कौन ऐसा बच्चा जो कमेंट नहीं कर रहा है, उत्तर नहीं बता रहा, तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं। कौन है ऐसा जो उत्तर नहीं बता रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। एक लड़का लिख रहा है अभिनय प्रणाम स्वीकार करो, ओहो तुम्हारे साथ पढ़ता हुआ लड़का है ना ये, तो प्रणाम स्वीकार करो। है सबको समझ में आ रहा है। मैंने कहा ये सवाल आया ग्रुप डी लेवल 1 में, सोचो तो ऐसे सवाल रिपीट होने की संभावना है। आपने कहा 52 में 13 कार्ड थे, डबल क्यों कर दिया, क्योंकि या तो पहले एक पान निकलेगा या पहले एक हुक्म निकलेगा। ठीक है, कह रहे 52 ताश के काले रंग के बादशाह और बेगम निकाल दिए। तो मैं ये कह रहा हूं काले रंग के बादशाह और बेगम किस में होते हैं, चिड़ी और हुक्म में होते हैं, यानी 4 कार्ड निकाल दिए हमने, ये कह सकते हैं कि नहीं, 4 कार्ड निकाल दिए भाई हमने। हुक्म और चिड़ी में होते हैं, हुक्म और चिड़ी में काले रंग के होते हैं बादशाह बेगम, 2-2 होते हैं दोनों, एक इसमें होगा, 2 इसमें, 2 इसमें, 4 आपने निकाल दिए। यानी अब टोटल कार्ड आपके पास कितने बचे हैं, 48। टोटल कार्ड आपके पास कितने बचे हैं भाई साहब, 48 कार्ड बचे। आप ये कह रहे हो कि अच्छी तरीके से फेंट के एक पत्ता निकाला, इस पत्ता के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं हुक्म का पत्ता कितने बचे हैं, अब 11 कैसे बचे हैं हुक्म के पत्ते। टोटल हुक्म 13 होते हैं, सबके 13 होते हैं, तो 2 निकल गए, तो हुक्म कितने बचे हैं वो हमारे पास 11। तो 11 तो हुक्म बचे हैं और 48 टोटल है, तो 11/48 प्रोबेबिलिटी होगी। क्या ये सवाल मुश्किल था, हर एक बच्चा बता दे रहा है। 1/26 बता रहा है कोई, नहीं वो तो पिछले सवाल का है। 23वां सवाल हो गया जी, मजा आ गया जी, आपने 23वां सवाल कर लिया। आगे बढ़े मैम, मैम आगे बढ़े, कह रही है बढ़ जाओ, हमसे क्या पूछ रहे हो। ये सवाल देखो भाई, CGL मेंस 2023, दिल ना खुश हो जाए तो बता देना,
सीजीएल मेंस 2023 ऐसे लाता हूं सीक्वेंस से सवाल लगा के, ताकि एक एक बच्चे की चीजें क्लियर हो जाएं, उसे लगे कि वो इस क्लास में आया है तो कुछ पढ़ के जा रहा है। चाहे प्रीवियस ईयर सवालों की बात हो, सीक्वेंस बनानी पड़ती है, तब जाके बच्चों को समझ में आता है। मेहनत लगती है, आसान नहीं है। बहुत गंदा ऑप्शन है भैया इस सवाल का। तो सीजीएल टीयर 2 जेएसओ में भी सवाल पूछा गया था। देखिए क्या कह रहा है, ताश की एक गड्डी से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड ए जैक, सेकंड कार्ड ए ब्लैक कार्ड एंड द थर्ड कार्ड एन इवन नंबर्ड कार्ड। गजब सवाल है भाई, ये सवाल तुम्हें हिला देगा, नानी याद दिला देगा। ये कह रहा है ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ, यानी आप प्रतिस्थापन कर रहे हो, एक रख रहे हो दूसरा डाल रहे हो, एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं। पहला कार्ड जैक, दूसरा काला कार्ड और तीसरा कार्ड सम संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। सबसे मुश्किल सवाल आज की क्लास का, उत्तर बताना है फटाफट क्या है। एनीबॉडी एल्स? मैं भी पानी पी लेता हूं, अब तो रिलैक्स है। 24 में सवाल हो गए, 6 सवाल और बचे हैं आज की क्लास के, खत्म करा दूंगा। देखिए रिप्लेसमेंट वाला सवाल है, और जब हम रिप्लेसमेंट वाला सवाल करते हैं तो हम पहले एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, जिस सीक्वेंस में पूछेगा। बात खत्म। बताओ भाई उत्तर। जला दूं ऐसे संसार को, बांटता है जो सनम। वो देगा विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सब चीजें देगा। हम तरीके से करेंगे, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है। ये मेंस में आया सवाल और अच्छा सवाल आया है। ये कह रहा है अभी तक जो हम करते थे, आप देखते थे कि हम 52 कार्ड लेते थे, फिर अगली बार हम कहते थे 51, क्योंकि निकाल के रख लेता था सवाल, निकाल के रख लेता था कार्ड। यहां पे क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है, यानी एक कार्ड निकाला फिर वापस रख दिया, फिर एक कार्ड निकाला फिर वापस रख दिया। तो इसने कहा है कि पहला कार्ड जैक होगा,
पहला कार्ड क्या बोला है, जैक। आप बता सकते हैं भाई साहब जैक कितने होते हैं टोटल, तो टोटल जैक होते हैं 4। दूसरा सेकंड कार्ड ब्लैक कार्ड, तो आप बता सकते हैं 26 क्लब के और 26 स्पेड के, वो 13 स्पेड के 13 क्लब के, तो टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अच्छा आप बता सकते हो इवन नंबर कार्ड कौन कौन से होंगे, तो भैया इवन नंबर दुग्गी, चौकी, छक्की, अट्ठी और दहला। तो टोटल 1 2 3 4 5 एक में होंगे, एक में 13 में 5 होंगे, यानी 4 टाइप के होते हैं, तो 20 हो जाएंगे इवन कार्ड। बोलो भाई 20 इवन कार्ड हो जाएंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तीनों एंड है। मैंने क्या कहा था, एंड है तो प्रोबेबिलिटी इनटू होगी। तो भाई आप बताइए 4 कार्ड निकालेंगे पहले 52 में से, 4 हमारे फेवर के हैं तो 52 में से 4, फिर आपने कहा जी 26 52 में से भाई साहब, उसके बाद आपने कहा कि जी 20 इवन कार्ड निकालने, ये 52 में से, हर बार 52 ले रहे हैं क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हो। तो आपने कहा कि जी 4 से ये 13 बार कटेगा, 26 से ये 2 बार कटेगा, और ये 5 और 13। आपने कहा जी ऊपर तो 5 आएगा और नीचे 13 13 169 दूनी 338। बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्यूशन किया और मैक्सिमम लोगों का सही है, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं था। सिंपल सी बात थी कि भैया पहला कार्ड जैक, जैक यानी 4 जैक होते हैं, 52 में से 4 निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/13 आ गई इसकी। आपने कहा कि जी अब ब्लैक कार्ड आधे होते हैं, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दुग्गी चौकी छक्की अट्ठी दस्सी 5 कार्ड होते हैं, 1 स्पेड में, 5 क्लब में, 5 डायमंड में, 5 हर्ट में, ईट और पत्ता में, तो 20/52 13, 5/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। 52 कार्ड के पैक से 2 कार्ड एक साथ खींचे जाते हैं, संभावना क्या है कि 1 स्पेड और 1 दिल है, 1 स्पेड है और 1 दिल है। बेसिक सवाल है यार। अगर 1 स्पेड है तो फिर मैं कहूंगा कि 13 स्पेड होते हैं 52, 1 दिल है तो वो भी 13 होते हैं, लेकिन अब कार्ड 51। अच्छा पहले वाला स्पेड हो सकता है, दूसरे वाला दिल, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 13 चौका 52, 2 दूनी 4, 13/102 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, बेसिक था इसलिए मैंने बता दिया। अब तीसरे टाइप के सवाल की तरफ चल रहे हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो। तीसरे टाइप के सवाल की तरफ चल रहे हैं अगर आप इजाजत देंगे तो, क्योंकि पेपर में 30 सवाल आते हैं। मैंने सोचा है मेंस की क्लास जब भी होगी तो 30 सवाल होने ही चाहिए उस क्लास में, वरना बेकार है। अगर आप मेरे मेंस स्पेशल बैच में भी आओगे तो आप देखोगे कि मैं 30 सवाल से कम किसी भी क्लास में नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। 5 सवाल बचे, ये सवाल देख लेते हैं। अगले टाइप के सवाल गेंद वाले हैं। देखो सवाल कह रहा है कि 2 नीली और 7 लाल गेंद वाले बॉक्स से 2 गेंदों का चयन किया जाता है, कम से कम 1 गेंद की नीली होने की प्रायिकता क्या है। देखिए यहां पे 2 बातें होंगी, या तो 1 नीली ओहो और दूसरी लाल, या दोनों नीली। अब या आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऐड होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। 1 नीली और दूसरी लाल एंड है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पहली नीली निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 टोटल गेंदें कितनी है 9। अब दूसरी लाल होगी यानी दूसरी 7 है और टोटल गेंदें बची हैं अब 8, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई 7/36। इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई जी 7/36, अगर 1 नीली है और दूसरी लाल। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहली, समझना बात को, ऐसा भी हो सकता है कि पहली लाल होती और दूसरी नीली, तो 2 से गुणा कर देंगे इस बात को, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 7/18। 2 से गुणा समझ के क्यों कर रहे हैं। अब दोनों नीली हैं तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7, और अगली बार 1 नीली बची, 9 और अब 8 बची है, तो ये आ गया जी 2/72 यानी 1/36। इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। या लगा हुआ था, दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ दी तो 7 दूनी 14, 14/36, 1/36, 15/36
और 15/36 का मतलब 3 पंजे 15 और 12, 5/12 इज द करेक्ट आंसर। अब टेंशन क्या किया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन बॉल इज ब्लू बॉल, तो मैंने कहा या तो एक नीली है और दूसरी लाल है, या तो ये है पहली कम से कम एक गेंद की नीली होने की प्रायिकता। अच्छा अच्छा, हो सकता है इसमें हमने 7/36 अगर हम करते तो 8/36, ओ एक चीज की हमने मिस्टेक कर दी। मैं ये कहूंगा इसमें क्या है ना, कम से कम एक गेंद, तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि पहली नीली या दूसरी नीली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से गुणा नहीं करेंगे, ये हमसे मिस्टेक हो गई, समझो बात को। इसने ये कहीं नहीं कहा कि पहली नीली हो या दूसरी, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको तो एक नीली लेनी है, और जब एक नीली लेनी है तो एक नीली की प्रायिकता आ गई 7/36, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा जी 8/36। 8/36 का मतलब है 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 2/9 उत्तर आएगा। सेट, गलती हो गई बहुत बड़ी, कोई बात नहीं, हमने गलती को तुरंत सुधार दिया, तुरंत सुधार दिया हमने गलती को। बस 3 सवाल और करने, 27, 28, 29, 30, 4 सवाल और, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 5 सफेद 4 हरी और 3 काली गेंद वाले बैग से 4 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, उनमें से ठीक 2 के सफेद होने की प्रायिकता क्या है? ये सारे सवाल मुश्किल हैं, देखो मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये आसान नहीं है सवाल, ये आसान नहीं है। 5 व्हाइट थी, 4 हरी, और ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्ट 2 सफेद हो, तो 2 सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, बता सकते हैं? बोलो। देखो अब यहां पे हम थोड़ा सा, मैं कहूंगा अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सीख लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पता है कैसे? देखो ये एग्जैक्टली 2 सफेद चाह रहा है, तो 5 में से 2 सफेद गेंद हो, इसका टोटल केस बनेंगे 5C2, और बची हुई 7 गेंदों में कोई 2 गेंद आ जाए, इसके केस बनेंगे 7C2, और टोटल हमारे इवेंट होंगे 5 4 9 और 3 12, 12C2। आप लिख लो ये वाली बात, n में से, मैं कल और अच्छे से बता दूंगा, n में से r सेलेक्ट करने के कॉम्बिनेशन बराबर होंगे NCR, NCR यानी n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल NCR क्या होता है? NCR मैं तो भूल गया, NCR क्या होता है भाई? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। NCR किसके बराबर होता है यार? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है ना NCR। मैंने गलत तो नहीं लिखा? NCR कैसे भूल गया यार मैं? NPR नहीं भूला, n बटे n माइनस r फैक्टोरियल, NCR n फैक्टोरियल, सही तो लिखा है, ठीक है। चलो तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो 5C2 को सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गए तो 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा ऊपर 5 चौक 20 दूनी 40 केस, तो इसके आ जाएंगे 40। फिर आप कहोगे कि जी 7C2 कितना होगा? तो 7C2 में 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 में से 2 गए 5 फैक्टोरियल, 7 छिंग 42 दूनी 84 आ जाएगा। अब 12C2 निकालेंगे तो 12C2 क्या होगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं, 12 गुणा 11 गुणा 2, 12 दूनी 24 गुणा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई n माइनस r फैक्टोरियल लिखा है ना मैंने, तुम गूगल n फैक्टर, ओ शिट, बताओ मैं कैसे भूल गया यार, मेरी इतनी उम्र तो नहीं हुई है अभी मैं ये सब भूलने लगा हूँ, दवाइयां खा रहा हूँ ना। n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। यार रिचा तुम पे अब मुझे बहुत तेज गुस्सा चढ़ रही है कि तुम इतना सा नहीं बता सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, पता है। 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल, तो 5 चौक 20 का मतलब 10 केस बनेंगे,
7 फैक्टोरियल 2 7 फैक्ट, फिर ऊपर ही लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। और 2 फैक्टोरियल तो 7 छिंग 42 का आधा 21 तरीके बनेंगे। 12 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये आएगा जी 66। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 गुणा 20 बटे 66, 10 गुणा 21 बटे 66। 3 से काटूंगा 22 बार कटेगा, 3 से काटूंगा 7 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा और ये 11 बार कटेगा। 66 ही आएगा ना, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 12 गुणा 11 बटे 2, 11 छक्के 66, ये सही किया है हमने। 7 छिंग 42 21 210, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है ये। ओ नीचे गधे हो ना, 4 गेंदें सेलेक्ट करनी थी, 2 नहीं। 12C4 आएगा, 12C4, तो 12 फैक्टोरियल नीचे 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा जी? 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, 8 कट जाएगा नीचे, बटे 4 फैक्टोरियल बचेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आपने क्या किया, 4 दिया, 12 से 12 काट दिया, 2 से 5 बार काट दिया, तो कितना बनेगा? 10। अब मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत हो गया। 21 बटे 10 पंजे 50 गुणा 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 0 से 0 कट गई, 7 बटे 15 आ रही है प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन में था भाई 7 बटे 15, देखना जरा 7 बटे 15 था या नहीं था? कुछ गड़बड़ की क्या हमने फिर? ये 11 में पंजे 55 बचा है ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा मेरा। 55 गुणा 9, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 5 से 11 बार 14 बटे 33 आ रहा है क्या? ऑप्शन में ही नहीं है 14 बटे 33, यही आंसर है। ऑप्शन में हो ना हो से कोई मतलब नहीं है, ये 14 है, 44 नहीं है, 14 बटे 33 है, ए ऑप्शन। मुश्किल सवाल था। देखो कुछ भी नहीं करना, मैं फिर से समझा देता हूँ। 5 सफेद 4 हरी और 3 काली गेंद वाले बैग से 4 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला, उनमें से ठीक 2 के सफेद होने की प्रायिकता। तो मैंने कहा कि 5 में से कोई 2 सेलेक्ट करी, उसके टोटल केसेस बन गए जी 10। टोटल केसेस कितने बन गए? 10। अब आप कहोगे कि जी बची हुई में से कोई 2 हो तो कई सारे केसेस बनेंगे। मैं इस सवाल को कल दोबारा करा दूंगा बिना C2 के, आप बोलेंगे तो 12 में से 4 सेलेक्ट करनी थी तो 12C4 लिख दिया है, 12C4। ठीक है, चलो 1-2 और सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 28वां सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया है 29-30। 28वां सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया है। ये सवाल कह रहा है एक बॉक्स में 6 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के सफेद ना होने की प्रायिकता क्या है? इस गेंद के सफेद ना होने की प्रायिकता क्या है? यानी मैं इसको सिंपल कह सकता हूं, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 11। ठीक है, अब अगर ये सफेद नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है, तो हमारे फेवर की चीजें कितनी हैं? 5, और टोटल गेंदें कितनी हैं? 11, तो 5 बटे 11 उत्तर। ऐसा सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया। सफेद ना होने की प्रायिकता का मतलब है या तो काली हो जाए या लाल, तो हमारे फेवर में कितनी है? 5, और टोटल कितनी गेंदें? 11। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक बैग में 4 सफेद 5 लाल और 6 नीली गेंदें, 3 गेंदों को बैग से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, संभावना कि उनमें से सभी लाल हैं। सभी लाल हैं, तो देखो अभी बताया आपको सभी लाल का मतलब क्या है कि 5 में से 3 लाल लेनी है। कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20 बटे 2 10। 10 तो इसके टाइप हैं कि सारी लाल हो। अब आप कह रहे हैं टोटल केसेस 6 और 4 10 5 15C3। 15 में से कोई 3 गेंद लेनी हो तो 15 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा जी 15 गुणा 14 गुणा 13 बटे 12 तो कट जाएगा, 3 गुणा 2 6, 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14। हमने ये केस भी निकाल दिए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 बटे 5 गुणा 7 गुणा 13।
5 दूनी 10, 2/91, यही इस सवाल का उत्तर है। बोलो भाई, हमने क्या किया, हमने 5 में से 3 ले ली गेंद और हमने 15 में से 3 ले ली। ये हमारे टोटल केस, ये हमारी फेवर के केस बन गए। बोलो, आगे बढ़ते हैं भाई। मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है पिताजी की हमारे। 30वां आखिरी सवाल है, 30वां आखिरी सवाल है। 3 मिस कॉल आ गई पापा की, कॉल कर रहे हैं। पापा बुला रहे हैं। हाँ पापा क्लास में हूँ, बस छोड़ दी क्लास 1 मिनट में। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस, सॉरी। ठीक है बस पहुंच रहा हूँ। हाँ तुरंत। देखो भाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बैग में 6 सफेद और 4 काली गेंदें, 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया है और इस संभावना को खोजें कि वे एक ही रंग की हों। तो देखिए सीधी सीधी बात है, अगर एक ही रंग की हों तो हम या तो कह सकते हैं दोनों काली, दोनों काली, इसको बिना C2 के करके बताता हूं, या फिर दोनों सफेद, दोनों सफेद। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं दोनों काली निकलने का मतलब है कि पहले 4 काली गेंद थी और टोटल गेंदें कितनी थी 10, अगली भी काली यानी 3 बची थी और ये 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3 3 9 और 2 और 5, 2/15 आ गई, 2/15। दोनों सफेद का मतलब क्या था, 6/10 या फिर 5/9। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, 1/3 आ गई। दोनों सफेद की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3, दोनों काली की आ गई 2/15। अब आप कह रहे हो कि या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा, तो दोनों जोड़ देंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी जी, 2/15 1/3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7/15। ऑप्शन में है, भाग के है, ये उत्तर है। हमने 30 सवाल करे, मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया। मैंने ये सोचा था कि प्रोबेबिलिटी में बच्चों को बता पाऊंगा, लगा ही नहीं था ना। सोचा था कि मैं पूरी प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा। तो आज की बेसिक क्लास थी प्रोबेबिलिटी की, और ये हमारा बैच था मेंस स्पेशल बैच, जो कि स्टार्ट हुआ 27 सितंबर से। आज मेरी पहली क्लास थी। अगर आप मेरे मेंस के बैच में आना चाहते हैं तो हमने फीस भी आधी की हुई है, ऑलमोस्ट आधी है। ये टीचर्स इस बैच में पढ़ा रहे हैं और ये कंप्यूटर का कोर्स एकदम फ्री है बच्चों के लिए, ये भी ऐप पे है, और ये टेस्ट सीरीज है हमारी जो फ्री है। और ये मेरा प्री का बैच आ रहा है, एक A to Z 0 to टॉप, 3 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और फीस को ऑलमोस्ट आधा किया हुआ है। आप ये कोड लगा के आ सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को हेल्प चाहिए और इससे ज्यादा हेल्प चाहिए, पढ़ने में अच्छा है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। हेल्प ना हो तो मुझे mathswithabhinay@gmail.com पे भी बता सकता है। और अगली क्लास कल होगी प्रोबेबिलिटी की, जिसका नाम होगा एडवांस प्रोबेबिलिटी। और अभी मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी चिल्ला रहे हैं। एडवांस प्रोबेबिलिटी, तो एडवांस प्रोबेबिलिटी की क्लास कल 12 बजे होगी। धन्यवाद, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।